व्यू 360 में नेटो के 70 साल मुकम्मल, इत्तेहाद को दरपेश चैलेंजेस पर एक नजर। अमेरिका के खुसूसी मंदूब ज़ल्मे खलीलजाद अफगानिस्तान में अमन के लिए पुरुमीद। हमारा हिप्पो मेल नियर टू डेथ था। और लाहौर चिड़िया घर के वो रिहायशी जो हुजूम में भी तन्हा हैं। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों के इत्तेहाद नेटो के 70 साल मुकम्मल होने के मौके पर तंजीम के सेक्रेटरी जनरल यान्स स्टोल्टनबर्ग और रुकन मुल्कों के वज़राए ख़ारजा आज वाशिंगटन में हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कड़ी तनकीद से बचने के लिए इत्तेहाद इस संग मील को बहुत ज़ोर शोर से नहीं मना रहा। सदर ट्रंप और मिस्टर स्टोल्टनबर्ग के दरमियान व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान भी एक मरतबा फिर सदर ट्रंप ने नेटो अरकान की जानिब से दिफाई अखराजात बढ़ाने का सेहरा अपने ही सर बांधा। इत्तेहाद को दरपेश कुछ अहम चैलेंजेस पे देखते हैं ये रिपोर्ट। अगरचे ये सबसे पुराने अमरीकी इत्तेहादों में से एक और अमरीकी दिफाई हिकमत अमली का अहम सुतून है, सदर ट्रंप के इक़्तिदार संभालने के बाद से नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी अलायंस या नेटो को अक्सर नजरअंदाज किया गया है। नेटो ममालिक के वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत के लिए वाशिंगटन में मौजूद तंजीम के सेक्रेटरी जनरल अमरीकी सदर की तनकीद का रुख मोड़ने की कोशिशों में नजर आए। वो तनकीद जो सदर ट्रंप नेटो अरकान पर दिफाई अखराजात की जिम्मेदारियाँ पूरी न करने पर करते आए हैं। नेटो एक मजबूत इत्तेहाद है। हमने अफवाज की सलाहियत में इजाफा किया है और हम मजीद सरमायाकारी भी कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने नेटो मेंबर्स की जानिब से दिफाई अखराजात में बढ़ाए जाने वाले हिस्से का क्रेडिट खुद लिया। अपनी अमरीका सबसे पहले की फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक सदर ट्रंप ने नेटो की अफादियत पर सवाल उठाया है। नेटो को इस वक्त सबसे संजीदा बहरान का सामना है। वो तारीख में पहली मर्तबा एक ऐसे सदर की गैर मौजूदगी है जिसे नेटो पर यकीन हो। सदर ट्रंप नेटो के सबसे बड़े नाकिद हैं। अमरीकी और यूरोपीय रहनुमाओं का ईरान जौहरी मुआहदे और रूस के साथ जौहरी हथियारों के मुआहदे पर इख्तलाफ राय है। अमरीकी सदर दोनों मुआहिदों से अलग हो चुके हैं। वाशिंगटन चीन की जानिब से सिक्योरिटी के खतरात पर बकौल इसके अपने यूरोपियन साथियों के नरम रवैये पर भी खुश नहीं। नाक़दीन का ये भी कहना है कि एक ऐसा इत्तेहाद जो कि सोवियत यूनियन के गासबाना अज़ाइम को कंट्रोल में रखने के लिए बनाया गया था, इसके कुछ अरकान ने व्लादिमीर पुतिन की जारहाना फॉरेन पॉलिसी को पहचानने में सुस्त रवि का मुजाहरा किया है। बदकिस्मती से नेटो के कुछ मेंबर्स की जानिब से क्रेमलिन की जानिब सहमा हुआ रवैया बड़ी रुकावटों में से एक है। अगरचे स्टोल्टनबर्ग ने नेटो और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से खदशात को रद्द किया, ये भी हकीकत है कि अमेरिकी सदर की जानिब से तनकीदी हमलों से बचने के लिए इस साल की मीटिंग्स को नेटो ममालिक के रहनुमाओं की सतह से कम करके वज़राए ख़ारजा की सतह का कर दिया गया है। रिपोर्ट आपने देखी। आज अमेरिका के साथ यूरोप के 28 मुल्क नेटो के रुकन हैं तो कुल 29 ममालिक इस तंजीम में शामिल हैं। नेटो की बुनियाद 17 मुल्कों ने अप्रैल 1949 में वाशिंगटन में रखी थी ताकि दूसरी जंग अज़ीम के बाद सोवियत यूनियन की जानिब से किसी मुमकिन जारहियत का मुकाबला किया जा सके। नेटो का अहम तरीन उसूल आर्टिकल 5 कहलाता है, जिसके तहत एक रुकन पर हमला सब पर हमला तस्वुर होगा। नेटो मुआहदे पर दस्तखत के वक्त बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि हमारे अवाम जंग नहीं चाहते, लेकिन जारहियत का खतरा पैदा हुआ तो वो पीछे भी नहीं हटेंगे। Our peoples do not want war and do not glorify war, but they will not shrink from it if aggression is threatened. आज नेटो का दायरा का रूस से बढ़कर दहशतगर्दी और साइबर हमलों का मुकाबला करने तक भी फैल चुका है। 20,000 फौजी इसके मिशंस में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं दुनिया भर में। और मुश्तरका दिफा का जो उसूल है उसका पहली मरतबा इतलाक 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर दहशतगर्द हमलों के बाद हुआ, जिसके बाद से आज भी नेटो अफवाज अमेरिका के साथ अफगानिस्तान में मौजूद हैं। नेटो इत्तेहाद को उसके अरकान अमन और इस्तेहकाम की एक क़ुव्वत के तौर पर देखते हैं, लेकिन आज के दिन वाशिंगटन में कुछ एहतजाज भी हो रहे हैं। साक़िबुल इस्लाम व्हाइट हाउस के करीब मौजूद हैं, जहां दुनिया भर में नेटो के किरदार के खिलाफ एहतजाज करने वाले जमा हो रहे हैं। साकिब, क्या तफसीलात हैं? आपके पीछे कुछ नारेबाजी भी हमें सुनाई दे रही है। बिल्कुल सारा, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बियॉन्ड वॉर, उसके तहत ये यहाँ पे एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है नेटो के 70 साल एनिवर्सरी के इजलास के मौका पर जो वाशिंगटन में आज से शुरू हो रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत से मुजाहिरीन यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने
से नो टू वॉर और नो नेटो के प्लेकार्ड उठा रखे हैं और नारे लगाए जा रहे हैं। इन मुजाहिरीन ने कुछ देर पहले ही यहाँ जो बिल्डिंग है पेंसिल्वेनिया वहाँ घुसने की कोशिश की थी और अंदर जाकर एहतजाज करने की कोशिश की थी, जहाँ पर हमारी इतलात के मुताबिक कुछ ऐसे लोग ठहरे हुए हैं जो कि नेटो के इजलास में शिरकत करने के लिए दुनिया भर से यहाँ आए हैं। ये वज़ीर ख़ारजा जो 29 ममालिक हैं उनके तमाम यहाँ वाशिंगटन में पहुँच चुके हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि नेटो ने पिछले 70 साल के अंदर बजाय जंग को ख़त्म करने के जंग को बढ़ावा दिया है और उन्होंने अपने मिशन के अंदर पाकिस्तान का भी नाम लिया है, अफगानिस्तान और दूसरे मुल्कों का, जहां पर नेटो के जो है मिशन पहुंचे हैं और वहां पर जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई है। साकिब ये बताइएगा कि इसको एहतजाज का नाम नहीं दिया जा रहा बल्कि इसको फेस्टिवल का नाम दिया गया है, उसके बारे में थोड़ी तफसीलात दीजिए। बिल्कुल, इसका नाम रखा गया है टू नेटो एंड येस टू पीस फेस्टिवल। और ये जो 2 दिन का फेस्टिवल है इसमें पूरे वाशिंगटन में मुख्तलिफ जगहों पर मुजाहरे किए जाएंगे और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंटरनेशनल है जिसने मुजाहरों की कॉल जो है दीगर यूरोपीय ममालिक में भी दी है। तो कल यानी कि जब नेटो के जो वज़ीर ख़ारजा है नेटो ममालिक के, वो अमरीकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास करेंगे मुश्तरका, वहां पर उस मौका पर पुर्तगाल में, इटली में, डेनमार्क में और दीगर मुल्कों में भी मुजाहरे किए जाएंगे वाशिंगटन के अलावा। राइट, यानी इसका दायरा सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं है बल्कि यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में भी ये एहतजाज या जिसे ये लोग फेस्टिवल कह रहे हैं वो मुनक़िद होगा। साकिब इस्लाम हमारे साथ है वाशिंगटन DC के डाउनटाउन के इलाके से, बहुत शुक्रिया साकिब। थैंक यू। नेटो को इस वक्त दरपेश एक नया चैलेंज ये है कि रुकन मुल्क तुर्की रूस से मिसाइल दिफाई निज़ाम खरीद रहा है, जिसके बाद अमेरिका ने तुर्की को F-35 फाइटर जेट्स की फरोख्त रोकने का फैसला किया है। ये सूरत हाल नेटो की कारकर्दगी को कैसे मुतासर कर सकती है, इस बारे में हम आज बात करेंगे अमरीकी महकमा खारजा के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा सिंडी सेन से। सिंडी, थैंक यू वेरी मच for coming to our studio today. First of all, how did America and Turkey get to this point where a NATO ally is buying weapons from Russia? Well, that's an excellent question, and that's what many people in Congress and the Defense Department and the State Department are all asking. And it comes at a time of a downturn in U.S.-Turkish relations, which I guess one could say started worsening around the time of the Turkish attempted coup in 2016. And there's some lingering suspicions that Turkey has that perhaps the U.S. was even behind it or involved in it, of course, what U.S. officials deny. But there's been a downturn. The U.S. and Turkey have been at odds in Syria over policy. The Turks don't like U.S. support for Kurds. And at the same time, we have seen Turkey and Russia getting closer and closer, and the Presidents Erdogan and Russian President Putin meeting time after time and discussing cooperation. So that's sort of how we find ourselves, where Washington is struggling to figure out why would Turkey want to buy a missile defense system that would put its own F-35 fighter jets, could pose a threat to them. Right. सो जहाँ तक ये इन वजूहात का ताल्लुक है कि क्यों एक ऐसे मकाम पे अमेरिका और तुर्की पहुँच गए हैं कि आज एक नेटो एलाय तुर्की जो है वो रूस से हथियार खरीद रहा है, तो इसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये कि तुर्की और अमेरिका के ताल्लुकात पिछले कुछ अरसे से, कुछ सालों से तनाव का शिकार हैं और इसकी एक बड़ी वजह तो जो टर्निंग पॉइंट हम कह सकते हैं वो देखा गया 2016 में जो तुर्की में नाकाम बगावत हुई, उसके बारे में तुर्की में ये खदशात भी पाए जाते हैं कि इसके पीछे शायद अमेरिका का हाथ था। अमेरिका इस तरह के इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है। और दूसरी चीज़ जो हमने देखी है वो इन कुछ सालों में, एक तो कुर्द जंगजुओं का भी इशू था, क्योंकि शाम में अमेरिका ने कुर्दों को हथियार फराहम किए दाइश के खिलाफ लड़ने के लिए, और ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिससे टर्की सख्त नाला था। उसके अलावा फिर रूस और टर्की के दरमियान कोऑपरेशन पिछले कुछ सालों से बढ़ा है। सदर अर्दवान और सदर पुतिन के दरमियान ताल्लुकात बहुत अच्छे हुए हैं, दोनों ने कई मुलाकातें की हैं और ताउन के बारे में आपस में बहुत ज़्यादा उसको ताउन को बढ़ाने की कोशिशें की हैं। तो इस वजह से वाशिंगटन में भी ये सवाल जो है इस पर बहुत गौर किया जा रहा है कि ऐसी सिचुएशन कैसे पैदा हो गई कि 2 नेटो एलाइज आपस में ही एक दूसरे से दूर हो रहे हैं और रूस के साथ एक एलाई करीब हो रहा है। What does this mean for the future of this alliance? Are members worried that this could weaken NATO? Yes, and I posed this question at the State Department briefing on Tuesday to Deputy Secretary Palladino, and he did stress that that Turkey is a key NATO ally and partner,
and NATO foreign ministers are in Washington, and there may be some talks between Secretary of State Pompeo and the Turkish foreign minister. But U.S. officials are very concerned, and especially foreign policy experts are saying this could actually question the whole U.S.-Turkish alliance going forward, because if Turkey cannot be trusted, and if Turkey will not defer to U.S. and NATO concerns, very real concerns about exposing this very sensitive and the most advanced U.S. fighter jet technology to Russia. And if Turkey is not willing to defer to U.S. and NATO concerns, then people are thinking, okay, going forward, we have, the U.S. bases in Turkey. We are relying on using this airspace. And NATO command center is also in Turkey. Yes, exactly. So this is a very, very serious issue. And Turkey is so far saying, no, we're going to go ahead with this. Right. And if the U.S., ironically, if the U.S. cancels the F-35, then that might push Turkey even further into Russia's arms. All right. So it's a difficult issue. ऑलराइट सो काफ़ी मुख्तलिफ इसके कह लीजिए कई पेचीदा पहलू हैं इस सूरत हाल के, क्योंकि अगर दो नेटो एलाइज के दरमियान इस तरह से खलीज पैदा हो रही है तो उसके बहुत से असरात मुरतब हो सकते हैं। सिंडी सेन ने हमें बताया कि उन्होंने अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान से भी इसी बारे में सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि तुर्की अब भी अमेरिका का एक अहम पार्टनर है, लेकिन और इस बात का भी इम्कान है कि सेक्रेटरी पोम्पेओ जो हैं अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा, वो तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से इसी मामले पर मुमकिन है कि वाशिंगटन में आजकल में बातचीत भी करें। लेकिन माहिरीन का ये कहना है कि एक तो न सिर्फ अमरीकियों को तशवीश है इस बारे में, बल्कि इससे अमेरिका और तुर्की के दरमियान जो इत्तेहाद है उस पर भी एक सवालिया निशान खड़ा हो सकता है। और एक बड़ा ख़तरा ये भी है कि अगर F-35 फाइटर जेट्स तुर्की को दे दिए जाते हैं तो मुमकिन है कि वो टेक्नोलॉजी जो है उस तक रूस को भी रसाई हासिल हो जाए, जो एक तशवीशनाक अमर होगा वाशिंगटन के लिए। और उसके अलावा ये कि अगर ये डील कैंसिल हो जाता है, अभी तो मुअत्तल हुआ है, लेकिन अगर अमेरिका और तुर्की के दरमियान F-35 फाइटर जेट्स की सेल का डील ख़त्म हो जाता है तो इससे मुमकिन है कि तुर्की जो है वो मज़ीद रूस के करीब हो जाए। Cindy Sain, thank you very much for coming to our studio today and breaking this down for us. My pleasure. Appreciate it. अफगानिस्तान में मुफाहमत के लिए अमेरिका के खुसूसी मंदूब एम्बेसडर खलीलजाद ने आज सदर अशरफ गनी, CEO अब्दुल्ला और साबिक अफगान सदर हामिद करज़ई के साथ एक मुश्तरका इजलास में मुलाकात की है। सदर गनी के मुताबिक इस मौके पर अमन अमल के बारे में खुलकर बातचीत की गई। इससे पहले मिस्टर खलीलजाद ने काबुल में अफगान सदर और अमरीकी फौजी कमांडर्स के साथ भी मुलाकात की। अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान बातचीत को फ़रोग़ देने के लिए भी वो मुख्तलिफ शहरों में अहम सियासी और समाजी शख्सियात से मुलाकातें कर रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका से मुंसलिक नशरियाती इदारे रेडियो फ्री यूरोप, रेडियो लिबर्टी से खुसूसी गुफ्तगू में एम्बेसडर खलीलजाद ने कहा है कि तमाम फरीक अब जंग के खात्मे पे मुत्तफिक नजर आ रहे हैं। जंग खत्म करने का वक्त आ गया है। मुझे उम्मीद है कि ये साल अफगानिस्तान में अमन का साल होगा। अफगान जंग से थक चुके हैं, दुनिया भी थक चुकी है। मेरे ख्याल से अमन का इम्कान है और लोग इसके लिए तैयार हैं। तालिबान कहते हैं कि वो जंग जीत नहीं सकते और सियासी हल के लिए तैयार हैं। अमेरिका कहता है कि जंग हल नहीं है और सियासी हल की जरूरत है, और अफगान हुकूमत भी यही कहती है। बिलाखिर कुछ लेना और कुछ देना होगा ताकि फरीकैन किसी मुआहदे पर पहुंच सकें और जंग खत्म हो जाए। अफगानिस्तान में अप्रैल में होने वाले सदारती इंतखाबात अब सितंबर में हो रहे हैं। इन इंतखाबात से पहले किसी अमन मुआहदे पे पहुंचने का क्या इम्कान है, इस बारे में एम्बेसडर खलीलजाद ने कोई टाइम लाइन नहीं दी। सदारती इंतखाबात और अमन के लिए एक साथ तैयारी होनी चाहिए। अच्छा होता अगर इंतखाबात से पहले तालिबान और अफगानिस्तान के दरमियान अमन मुआहदा हो जाता और अफगानों के दरमियान होने वाले किसी भी मुआहदे पर भी अमल दरामद शुरू हो जाए। खित्ते की सूरत हाल पर ये थी एक नज़र। प्रोग्राम में आगे चलकर हम आपको मिलवाएंगे दिल्ली के एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर से जो मोटर बाइक सवारों को हेलमेट पहनना याद दिला रहा है अनोखे अंदाज से। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरें आपको मिलेंगी हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, और उसके अलावा facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे आपको इन खबरों के अलावा फेसबुक लाइव इंटरव्यूज़, बुलेटिन और अहम वाक़यात की लाइव कवरेज भी मिलेगी। हाल ही में भारत की जानिब से खला में सैटेलाइट मार गिराने के तजर्बे पे अमरीकी खलाई इदारे नासा ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए बताया है कि इससे खलाई स्टेशन और खला नवर्दों को दरपेश खतरात में नुमाया इजाफा हुआ है। नासा के एक आला ओहदेदार का कहना है कि इस तजर्बे के नतीजे में तबाह होने वाले सैटेलाइट के
400 ٹکڑے خلا میں بکھر گئے ہیں، لیکن ابھی تک صرف 60 ٹکڑوں کا ہی پتہ لگایا جا سکا ہے۔ اس وجہ سے خلائی اسٹیشن اور خلا نوردوں کو درپیش خطرات میں 44% تک اضافہ ہو گیا ہے۔ اب خلا میں تجربات اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والا کچرا صاف کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ایک چھوٹے سے کیل کے برابر چیز بھی جب 17,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے حرکت کر رہی ہو تو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو آج کے ٹیک سیگمنٹ میں دیکھتے ہیں کہ خلا سے بیکار مواد ہٹانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے۔ یہ ویڈیو فروری کے اوائل کی ہے، جس میں ایک نیزے کے شکل کے اوزار کو کامیابی سے خلا میں موجود کوڑے کا شکار کرتے دکھایا گیا ہے۔ یہ زمین کے مدار میں موجود کوڑے کی صفائی کے لیے پیش کیے گئے ایک تجرباتی حل کا ثبوت ہے۔ سائمن فیلوز برطانیہ میں قائم ریموو ڈیبری پروجیکٹ کا حصہ ہیں۔ خلا میں یہ کوڑا مسئلہ بن سکتا ہے، کیونکہ پرانے خلائی جہاز اور پرانے خلائی تجربات سے پیدا ہونے والا کاٹ کباڑ دوران سفر خلائی جہازوں کے راستے میں آ کر ان کو متاثر کر سکتے ہیں، اور اگر خلا میں یہ دو چیزیں آپس میں ٹکرائیں گی تو ایسا 17,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوگا۔ یہ نیزہ خلا میں موجود پرانے سیٹلائٹ جیسے کوڑے کے بڑے ٹکڑوں کو پکڑنے اور زمین تک پہنچانے کے لیے بنایا گیا ہے، تاکہ انہیں کرۂ ارض پر بغیر نقصان کے ضائع کیا جا سکے۔ یہ نیزہ اس طرح کام کرتا ہے کہ اسے گیس کی مدد سے مدر شپ سے فائر کیا جاتا ہے۔ گیس پسٹن کو آگے دھکیلتی ہے اور پسٹن نیزے کو انتہائی تیز رفتاری سے فائر کرتا ہے، تقریباً 20 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے۔ اتنی تیزی سے اڑتا ہوا نیزہ نشانے پر رکھی گئی چیز میں دھنس کر اسے جکڑ لیتا ہے۔ پیٹر سٹیل بتاتے ہیں کہ خلائی نیزہ کس طرح کام کرتا ہے۔ ایک دفعہ جب ہم خلا میں کوڑے کے ٹکڑے کو نشانہ بنا لیتے ہیں تو اسے چلا دیتے ہیں، یہ واپس یہاں آئے گا اور کنڈے کو چھوئے گا، جس سے یہ ہمارے سیٹلائٹ کے قابو میں ہوگا۔ ہماری فضا میں تقریباً 7,000 ٹن کوڑا تیر رہا ہے۔ یہ سب اتنی تیزی سے حرکت کر رہا ہے کہ یہ سیٹلائٹ، راکٹ، اسپیس اسٹیشن، حتیٰ کہ خلا بازوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن یہ نیزہ واحد طریقہ نہیں جس کا اس مقصد کے لیے تجربہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ٹیم ایک ایسے جال کا تجربہ بھی کر رہی ہے جو کوڑے کو پھنسا کر پکڑ لے گا۔ یہ انتہائی اہم ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں خلا کے کوڑے کا کچھ کرنا ہے، اور یہ تجربات ہمیں اس مسئلے کے حل کے لیے کئی ممکنہ طریقوں کے جاننے میں مدد دیتے ہیں۔ اس وقت امریکہ خلا میں تیرنے والے 17,000 ٹکڑوں کو ٹریک کر چکا ہے، لیکن وہاں لاکھوں ایسے ٹکڑے ہیں جو 1 سینٹی میٹر سے 10 سینٹی میٹر کے سائز کے ہیں اور جن پر نظر رکھنا ممکن نہیں۔ ڈیوناک کے ساتھ وردہ خلیل، وائس آف امریکہ۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر۔ چڑیا گھر کے جانور بچوں اور بڑوں کے لیے تو تفریح کا سامان ہوتے ہیں، مگر یہ جاندار جذبات سے عاری نہیں ہوتے، انہیں بھی پیار محبت اور ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لاہور کے چڑیا گھر میں کچھ جانور سال ہر سال سے تنہائی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ انتظامیہ ان کے لیے کیا کر رہی ہے، جانتے ہیں آج سمن خان کی اس رپورٹ میں۔ لاہور کا چڑیا گھر رہائش گاہ ہے 110 اقسام کے 1300 جانوروں کی، جہاں روزانہ تقریباً 10,000 سے زائد لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ دوسرے بے زبان جانوروں کی موجودگی اور سینکڑوں انسانوں کی بھیڑ میں بھی جو یہاں خود کو تنہا سمجھتا ہے، اس کا نام جوجو ہے۔ جوجو 2006 میں اپنی مادہ کے ساتھ افریقہ سے لاہور چڑیا گھر آیا تھا۔ مضبوط اور سخت جان دکھائی دینے والا نر گینڈا 2014 میں مادہ کے چل بسنے سے اکیلا رہ گیا۔ ایسی ہی کہانی لاہور چڑیا گھر کی مادہ دریائی گھوڑے رانی کی بھی ہے، جو 2015 میں راجا کی موت کے بعد تنہا ہو گئی تھی۔ ہمارا ہپو میل نیئر ٹو ڈیتھ تھا، تو فیمیل اتنا پازیٹیو تھی کہ وہ جاتی تھی اس کو، اس کے اسکن کو لک کرتی تھی تاکہ وہ اس کو جتنا میکسیمم جو ہے وہ بچا سکے۔
चिड़िया घर के तन्हा जानवरों की फहरिस्त में चिंपैंजी भी शामिल है। माहिरीन हैवानात के मुताबिक ऐसे हालात में जानवरों की नफ्सियात और रवैया समझकर चलना जरूरी हो जाता है। जानवरों की फलाह और शायकीन के शौक को देखते हुए चिड़ियाघर इंतजामिया ने साल 2018 में इन तन्हा जानवरों के जोड़े मुकम्मल करने और हाथी समेत दीगर जानवरों को पाकिस्तान लाने की कोशिशें तेज कर दी थी। टेंडर फ्लोट किया गया था जो पेपरा के रूल्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए और तमाम जो कोडल फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करते हुए। अब ये चूँकि एक ज़रा लेंथी प्रोसेस होता है जिसमें हमारे यहाँ से सर्टेन जो हैं वो NOCs और परमिट्स रिक्वायर होते हैं, जहाँ से हमने मंगवाना है जानवर वहाँ से ये चीज़ें रिक्वायर होती हैं। नए जानवरों की आमद और इन्हें इस घर के पहले बाशिंदों के साथ मुतारिफ कराने का अमल भी आसान नहीं होता। विजिटर से हटा के रखना पड़ता है। जो फूड वो ऑलरेडी अपनी पुरानी जगह पर ले रहे होते हैं वो यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्टर को हमने कहा होता है कि वो वही फूड यहाँ पर सप्लाई कर रहे हों। यहाँ एक खुसीला परिंदा कसावरी भी है जो बगैर साथी के ही अपनी तबई उम्र पूरी कर चुका है। बेजुबान जंगली हयात की फलाह और लंबी जिंदगी के लिए साथियों का साथ लाजिम है। चिड़ियाघर इंतजामिया पुरुमीद है कि इन तन्हा जानवरों की कमी जून साल 2019 तक पूरी कर दी जाएगी और सालों का इंतजार इनकी बेहतरी में बदल जाएगा। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। पाकिस्तान में मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट के इस्तेमाल की जानिब राग़िब करने के लिए बहुत से मुख्तलिफ तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन कुछ खास असर नहीं होता। ऐसी ही सूरत हाल भारत में भी है। ऋतु जोशी आज हमें मिलवा रही हैं दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस के एक हेड कांस्टेबल से जो हेलमेट ना पहनने वालों का चालान तो काटता है लेकिन फिर कुछ ऐसा करता है जो मोटरसाइकिल सवार कभी भूल नहीं पाता। दिल्ली में 2 पहियों वाली सवारी चलाते वक्त सर पर हेलमेट पहनना कानूनन जरूरी है। ये रूल पिछली सीट पर बैठने वालों पर भी लागू होता है। कानून तोड़ने पर जुर्माना है 100 रुपए। शहर के किसी भी चौराहे पर कानून तोड़कर जुर्माना भरते लोग हर वक्त नजर आ जाते हैं। अनुरोध है, प्लीज अपना हेलमेट सही तरीके से बांधें और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें। लेकिन जुर्माने के बाद मुफ्त हेलमेट तोहफे में मिलता सिर्फ वहां दिखेगा जहां हेड कांस्टेबल संदीप शाही ड्यूटी दे रहे हों। संदीप गुज़िश्ता 4 साल से लोगों को मुफ्त हेलमेट देकर उन्हें उनकी गलती का एहसास दिला रहे हैं। हेलमेट का तोहफा हेड कांस्टेबल संदीप अपने पैसों से खरीदते हैं। अपने सैलरी के पैसे को सेव करके और सड़क सुरक्षा का मैंने एक गुल्लक बनाया है, उसमें मैं अपनी छोटी छोटी राशि को इकट्ठा करता हूं। जब वो कुछ पैसे हेलमेट खरीदने लायक हो जाते हैं तो मैं उस हेलमेट खरीदकर और सड़कों पे जाता हूं, लोगों को हेलमेट पहनाता हूं, उन्हें जागरूक करता हूं। दिल्ली में हेलमेट न पहनने के अलावा घटिया क्वालिटी के हेलमेट का इस्तेमाल भी बड़ा मसला है। एक स्टैंडर्ड हेलमेट पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का ISI मार्क होना जरूरी है। ऐसे हेलमेट कम से कम 800 रुपए में मिलते हैं। दिल्ली में सड़कों के किनारे ऐसी दुकानें आम हैं जहां 100 से 500 रुपए में भी हेलमेट मिल जाते हैं। ये हेलमेट कितने बेकार होते हैं, संदीप से सुनिए। इसे हेलमेट नहीं, इसे कैप बोलते हैं। ये आपकी सुरक्षा भी नहीं कर पाएगा, ये आपकी सुरक्षा नहीं देगा। बाइक से गिरते तो हेलमेट भी टूटता और हमारा सर भी फटता। हमें तो अच्छा लगा, हमें बता दिया कि ये हेलमेट अच्छा है। हमने तो वो लोकल हेलमेट लेकर कहीं घूम रहे थे। दिल्ली में ऐसा है कि मतलब जो जितना सस्ता मिल जाए वो यूज कर लेते हैं, तो मैम 100-150 रुपए हेलमेट मिल जाते थे, हमने यूज कर लिया था। लोगों को उनकी गलती का एहसास कराने का संदीप का एक और दिलचस्प तरीका है, बगैर कुछ बोले उन्हें आईना दिखाना। जब उन्हें मैं अपना आईना दिखाता हूं तो उन्हें शर्मिंदगी होती है, वो सॉरी बोलते हैं और फिर वो कहते हैं कि मैं हेलमेट पहनूंगा या हेलमेट पहनूंगी। शर्मिंदगी का एहसास या कानून का डर एक हद तक लोगों को हेलमेट पहनने की याद जरूर दिलाता है, लेकिन ये भी सच है कि जब तक अंदर से ये बात महसूस ना हो कि हेलमेट अपनी हिफाजत के लिए कितना जरूरी है, तब तक कानून नजरअंदाज होता रहेगा। ऋतु जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली। लेकिन ऐसे ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के साथ सामना हमेशा याद रहेगा। इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे आइए और हमें बताइए कि आप इस प्रोग्राम में क्या देखना चाहते हैं। ताज़ा तीन खबरें आपको हमेशा की तरह मिलेंगी उर्दू VOA.com पर। सारा ज़मान को भी इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।